हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं आज प्रकाश बाल जोशी सर के स्टूडियो में मैजिक मोमेंट्स का एक और एपिसोड शूट करने के लिए। आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। अभी वो नोना चेयरपर्सन बन चुके हैं आर्टिस्ट। तो आइए चलते हैं। प्रकाश बाल जोशी हेलो सर। सो वी आर हियर। अभी बहुत सारी सर आपसे बातें करनी है जरूर। एंड हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देनी है हमने। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्टे आपका कनेक्टेड, स्वागत। बहुत कुछ होने वाला है। जरूर। यस, मोस्ट वेलकम। चलिए। Welcome to the space where stories truly come alive. This is Magic Moments with Anjali Arora, unfolding the passion journeys. वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोरा। आज हम आए हैं स्पेशली, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। इट इज़ रियली एन ऑनर कि मैं आज आई हूँ प्रकाश बाल जोशी सर के स्टूडियो में, जहाँ पर हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। द विजनरी, द ऑथर, जर्नलिस्ट, ऑल राउंडर, वर्सटाइल आर्टिस्ट हल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आपके स्टूडियो में, हमारे शो पर। यस। सर के स्टूडियो में हम आए हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ सब ब्लू 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 एंड इट्स माय फेवरेट कलर, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। सर, आई विल टेल यू कि टैग लाइन ऑफ माय शो इज अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। पैशन। सर, हाउ यू विल डिफाइन पैशन? पैशन, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की जो पैशन जो होती है, तो ऐसे क्षण होते हैं वो जो करता है, जिसके लिए उसको उसके दिल में जगह रहती है, तो वो बगैर सोचे समझे काम करता है। कि दिन भर तो आप इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो वह ठहरता है और सोचने लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो उस क्षण में जो करता है, वो कोई गीत गाता है, कोई कविता लिखता है, कोई ऐसे ही जाता है चलता है जी, या कोई पेंट करता है। तो हर एक की अपनी अपनी पैशन जो होती है, वो उसको एक वर्ड में या एक इसमें आप, जैसे कि हमारे यहाँ लेयर्स पे हम लोग काम करते हैं जी, वैसे पैशन की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन, बट वी कैन सी इट, वी कैन सी द इफेक्ट, वी कैन फील इट। या। So sir, how it started? Like you are journalist, now you're artist, and अभी तो congratulations, you are appointed as a main chairperson of Artist Center. Yes, So this is a long journey. तो आज हम आपको ना rewind mode में भी लेकर जाएंगे कि how it started. राइट। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे बचपन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा अंदर एक ऐसा जुनून है कि ऐसा लगता है कि मुझे एक्सप्रेस करना है। जो मैं देखता हूँ उसकी तरफ, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में कुछ अगर बातें चलती है तो मैं बताना चाहता हूँ। और वो जो मेरी अभिव्यक्ति जो है, जैसे बचपन से देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शब्द और रंग जी, दोनों के साथ में मेरा जर्नी चालू है। और प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ काम कर दे, क्योंकि आपको तो ज़िंदगी चलानी है, ब्रेड तो एंड ब्रेड एंड बटर के लिए तो करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है अभिव्यक्ति, वो मेरे लिए बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूँ उसी के लिए। मीन्स मेरे अंदर जो है वो मैं व्यक्त करने के लिए जो मेरे पास इतना वक्त है, वो जब मुझे लगे तो मैं कभी शब्द में, और जब मुझे अभी भी थोड़ा सा याद है कि
मैं लिखता था बीच में। लिखने के भी दो तरीके हैं, एक तो एक क्रिएटिव राइटिंग मेरे वो अलग है, वो उसकी जर्नी अलग है, और दूसरी प्रोफेशनल राइटिंग जो कि मैं पत्रकार करके जो काम किया हूँ इतने साल से, तो वो एक अलग था। तो क्रिएटिव राइटिंग जब मैं करता था तब क्रिएटिव राइटिंग करते करते मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे और कुछ कहना है और कुछ समझाऊँ मैं, लेकिन वो मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। तो जब मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता था तब फिर मैं शब्दों को छोड़ के फिर पेंसिल और ब्रश मेरे हाथ में आ गया, और जो मेरा अव्यक्त है भाव वो मैं रंगों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जिस प्रकार से मैं पेंटिंग करता हूँ वो पेंटिंग ऐसे है कि दिस गोज़ बियॉन्ड लॉजिक। ट्रू। लॉजिक के परे जाना है, उसके आगे क्या है, ये सब चीज़ें लॉजिक में बैठती नहीं है, नहीं बैठ सकते, लेकिन ये चीज़ देखने से आपको दिल से जुड़ती है, मीन्स आप समझ सकते हैं, इसका कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो वो एक मेरे बहुत लंबी जर्नी है। तो शब्द और रंगों के साथ मैं इतने साल से मैं गुजर रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिख नहीं पाते, एक ब्लॉक आ जाता है तो शब्द नहीं होते, या कभी कभी स्टूडियो में भी आता हूँ फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी बस कोई शांति से म्यूज़िक सुने या बैठे या कुछ पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे मूड्स या मोड्स में आप जो क्रिएटिविटी के मोड्स है उसमें आप जाते रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं, एंड दैट इज ट्रूथ ऑल्सो, बिकॉज वो उसी दुनिया को हम कैनवस पे महसूस कर पाते हैं। तो सर मैं ऐसे इसको लिंक करूँ कि आप लिखते थे ब्लू कलर एंड इट केम टू ब्लू कलर, व्हाई ब्लू? नहीं ऐसा वो उसका कोई मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा लिंक रहेगा उसका, क्योंकि ब्लू कलर तो बीच में तो मैं 5-6-7 साल से खाली ब्लू कलर्स के डिफरेंट शेड्स को लेके ही कैनवास पे काम किया हूँ, और उसके बहुत सारे एग्जीबिशंस भी बनाए हैं, और बहुत सारा उसका अच्छा लोगों ने अच्छा भी लगा वो देखने के बाद। तो ऐसे एक एग्जीबिशन जब जहांगीर में मेरे शो चल रहा था तो एक दर्शक आए, उन्होंने पूछा कि ये हम लोग देख के तो हम लोग खुश हुए, लेकिन आप ब्लू कलर ही क्यों इस्तेमाल करते, दूसरे कौन कलर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ है करके। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में ऐसा है, मैं एक बैठा था, वो मेरा खुद का पेंटिंग देख रहा था, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई बचपन में मेरे साथ जो हुआ है एक हादसा, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम हो सकता है। जैसे कि मुंबई के पास में कासा केंद्र है डहाणू के यहाँ, जहाँ से सूर्या नदी जाती है, और वहाँ हमारी बुआ रहती थी, और हम लोग मानसून जैसे सीज़न में जब छुट्टियाँ लगती थी स्कूल को तो उनके यहाँ जाके रहते थे। तो बुआ और मेरे कज़िन ब्रदर सिस्टर सबको तैरना आता था। अच्छा। तो हम लोग सवेरे ब्रेकफास्ट करके तैरने को जाते थे। अच्छा। और मुझे तैरना आता नहीं था, इसलिए मैं कपड़े संभालते बैठता था वहीं पर। और फिर एक दिन मुझे लगा यार ये सब तैर रहे हैं, मैं क्यों ऐसा बैठा हूँ, मुझे भी तैरना चाहिए करके मैं बगैर सीखा हुआ ऐसे छलांग मार लिया। और फिर मैं हाँ डेयरिंग वो तो एकदम स्पॉन्टेनियस है, जैसे हम लोग मैं अभी ये स्पॉन्टेनियस काम मेरा चलता है कैनवस पर, ऐसे कि आ गया नहीं भाई अपने को जम मारना है तो ट्राई करना है सर जो। तो फिर बाद में तो मैं डूबने लगा क्योंकि मुझे आता नहीं था, जैसे नीचे नीचे जाने लगा तो पूरा सफोकेट हो गया। और वो जो मैं एक पूरा ऐसा डार्क जो काला कलर देखा, मैं काला रंग ऐसा मैं कभी उसके बाद में मैं कभी देखा भी नहीं, और मैं सफोकेट होने लगा। और मैं सवेरे का टाइम था, पानी तो एकदम पूरा एकदम साफ़ था, तो ऊपर देखा तो ऊपर सूरज ऊपर से दिखाई दे रहा था, और सूरज की किरणें जो थी, जो डूबता हुआ आदमी सहारा ढूंढता है, राइट। तो मैं वो किरणों को पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने मुझे बचाया, बाहर लाया। और लेकिन वो जो कलर में देखे, वो पानी में जो रंग था, एक तो नीला ऊपर आकाश, और वो जो थोड़ा सा मडी कलर था, थोड़ा सा हरा भी था, तो ये कलर मेरे कॉन्शियस में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं बहुत साल से। और फिर उसके बाद में तो फिर वो कभी कभी फिर वो नीला रंग का जो मेरा एक फेज़ हुआ, तो उसी में सब पूरा वो मेमोरीज़ और वो सब कलर भी आने लगे। लेकिन उसके बाद में पहले तो मैं डर गया था, एक तो मैं तो डूब गया था, लेकिन बाद में मैं नदियों के उसके प्यार में हुआ कि मैं पूरा जहाँ भी रिवर्स कहीं भी नदी मुझे, मैं कहीं जाता हूँ, किसी शहर में जाता हूँ या कहीं गांव में जाता हूँ, वहाँ अगर कोई नदी है ऐसा मुझे पता लगा, तो पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वो
नदी के पास जाके मैं देखता हूँ, बैठता हूँ। दैट इज योर हैप्पी प्लेस। दैट इज़ माई हैप्पी प्लेस एंड दैट इज़ माई प्लेस वेयर आई कॉन्टेम्पलेट कि भाई मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इस प्रकार से मैं खुद सोचते। और एक मेमोरी में वो जो पूरा नदी का जो वातावरण रहता है वो मेरे इसमें स्टोर होता है। और फिर वो मैं नदी के बारे में भी बहुत सारे कैनवास पे काम किए हुए। एंड मतलब एक्चुअली मैं जब मैंने एंटर किया स्टूडियो में, इट इज़ सो वाइब्रेंट। मतलब मेरा खुद का भी फेवरेट ब्लू है, तो मुझे भी ऐसे एकदम कनेक्ट हो गया पेंटिंग देखते ही। ऐसे कुछ मतलब लॉजिक, जैसे सर ने कहा कि इट इज़ बियॉन्ड दी लॉजिक, लॉजिक समझने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है सर। लेकिन हमेशा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो किसी ना किसी का पुश रहता है कि ये करना है लाइफ में, ये बनना है। तो ऐसा कुछ पुश था आपके पास? नहीं, वैसे तो बहुत जब बचपन में लगता है कि मुझे जंगल में जाने का बहुत शौक था। तो मुझे लगता है चलो भाई फॉरेस्ट ऑफिसर बने। बाद में जब मैं बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने मेरी पूरा ये सब उनका दवाइयाँ वगैरह दिया, तो मुझे लगा चलो भाई डॉक्टर बनना है ऐसा। लेकिन ऐसे मेरे को कुछ बनने का कोई ऐसा मीन्स ये था। लेकिन मम्मी डैडी पीछे पड़े होते ना, क्या करना है। हाँ नहीं, वो तो मेरे दादाजी थे, बोलते थे काय मीन्स मैं स्टडी छोड़ के ये सब जहाँ पे लिखना चाहिए सवाल जवाब, वहाँ पे मैं ऐसे कोई स्केचेस वेचेस बनाता था, कोई पेड़ का निकालो, कोई ऐसा इधर उधर। तो वो बोलते थे तुम स्टडी करो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो मेरा ऑब्सेशन था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ ड्रॉ करना ही है। तो इसकी वजह से ये सब होता रहा। लेकिन जैसे कि मैं फिर कॉलेज में गया तो मैं साइंस में गया। अच्छा। हाँ, तो साइंस का पूरा स्टडी करके और मार्क भी एकदम अच्छे आते थे। और उसके बाद में फिर तभी भी मेरा स्केचिंग चल रहा था, लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा नहीं, वो लिखता भी था थोड़ा समय। तो लिखना और स्केचिंग चालू था। और जब मैं मुंबई में आया, मुंबई शहर में जब आया, पहले तो मैं पूना में था। अच्छा। तो यहाँ पे यशवंत चौधरी करके एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो ग्राफिक आर्टिस्ट थे, और उन्होंने उनकी एक कम्युनिका करके फॉर्म थी। तो जब मैं मुंबई में आया और लिखना भी चालू किया, तब मैं उनको जाके मिलता था। तो उनको जब मिला तो उनको मेरे जो स्केचेस थे उनको बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। तो एक बार वहाँ पे के.एच. आरा जो है प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो उनके साथ उन्होंने मेरी मुलाकात हो गई। और उन्होंने बताया कि ये लड़का बोले बहुत अच्छा स्केचेस करता है, तो आप देख लो। तो तब तक हम लोग तो उस ज़माने में वो लोग शबनम हमारी साथ में सब स्केच बुक वगैरह सब रहता था, तो वो निकाल के बताया। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके बहुत अच्छे फॉर्म से आपको कहाँ मिले। मतलब मैं देखता हूँ, लेकिन जो देखने के बाद वो मेरे दिमाग में रहते हैं, और फिर उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया होती है। जैसा दिखता है वैसा नहीं निकालता हूँ मैं, फिर अपने दिमाग लगा के, हाँ, वो क्रिएटिविटी और डाल के मैं निकालता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ये पेपर पे क्यों निकालते, कैनवास पे क्यों नहीं निकालते। तो मैंने कहा कैनवास पे तो मैं कुछ ये नहीं पता नहीं मुझे कैसा करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई कैनवास काम करने के पहले सीज़न करना पड़ता है, वो एक बार समझ लो, और फिर आपको जो करना है वो आप करिए। मीन्स आपका कैसे करना है, आपको कलर कैसा लगाना है, कौन से कलर्स लेना है, कैसा काम करना है, क्या निकालना है, वो सब आप बाद में तय कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि 4-5 साल तक आपको रियाज ही करना है। तो पेंटिंग करने का ऐसा कोई कि मुझे ये पेंटिंग करना है, इस प्रकार से कोई आपको पेंटिंग नहीं करना है। तो उस प्रकार से मैंने खुद को अपने हिसाब से मैंने वो सब काम चालू किया। और दूसरा उन्होंने कहा था कि भी किसी की कॉपी नहीं करना। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि बोले आपका समझो अभी तो स्टूडियो था नहीं, तो अपने स्टूडियो में सब मास्टर जो है उनको बाहर रखना। ओके। उनको बाहर रख के फिर अंदर आना और अपना काम अपने हिसाब से करना। ये बहुत बड़ी ये नहीं, वो जो क्रिएटिविटी जो है, जो खुद का काम करना है, तो ही उसमें कुछ ओरिजिनलिटी आएगी। नहीं तो फिर आप इसका कॉपी करो, उसका कॉपी करो, तो वो सब चलता रहता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आर्ट की शिक्षा नहीं होते हुए भी जिस प्रकार से मुझे रिस्पांस मिला है, जिस प्रकार से मेरे शोज़ पूरे लंदन से लेके न्यूयॉर्क, वेनिस सब जगह हुए हैं, तो वो जो पेंटिंग्स ऑर्गेनिक है सब। हाँ, और वो एकदम ओरिजिनल है। इसलिए मीन्स मैं मेरे हिसाब से निकालता हूँ। वो कैसे क्या है मुझे पता नहीं, वो तो देखने वाले और उसके जो दर्दी लोग हैं वही बता सकते क्या है क्या नहीं करते। एंड एक्चुअली में सर ये होता है जो आपने अभी बात की, हम लोग भी काफ़ी बार बोलते हैं आर्टिस्ट, जब से अभी कोविड टाइम्स के बाद डिजिटल मीडिया ज़्यादा वो हो गया है, तो लोग इसमें जैसे ही पोस्ट करते हैं उससे कुछ ना कुछ कॉपी हो जाता है, देन दे क्लेम कि अरे ये तो मेरा है। वैसा सब जो ये चीज़ें होती है,
तो ये जो आपने पॉइंट कहा वो बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर जो है उसको हम बाहर निकालें, बाहर का कुछ अंदर डालने की कोशिश ना करें, बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। हाँ। मैं जैसे आर्टिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली हूँ, काफ़ी मैं स्टडी करती रहती हूँ इस बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आजकल कोविड टाइम आर्टिस्ट है, आई विल नॉट से कि दे आर नॉट द आर्टिस्ट, बट येस कि उन्होंने भी अपना पैशन फॉलो किया एंड ऑल, बट जो एक पेशेंस की बात करते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि 8-10 साल तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो जहाँ आजकल लोगों में प्रैक्टिस की कमी है, उनको लगता है मेरा आर्ट सेल हो जाए, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया, तो उस बारे में, सेल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मुझे तो ऐसा लगता है कि सेल्स के बारे में अगर आप सोचना चालू करोगे जिस दिन, उस दिन आपका काम अटक जाएगा। ट्रू। यानी अगर मैं कोई पेंटिंग निकाल रहा हूँ, तो मैं पेंटिंग निकाल रहा हूँ, अगर मैं सोचूंगा कि भाई सेल होगा कि नहीं, तो अगर ये सवाल मेरे दिमाग में आता है तो फिर मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या होता है, क्या सेल कौन होता से, है? हाँ, तो फिर मैं बस वही वो लाइन में घुस जाऊंगा। भले अगर मेरे पास उसकी क्राफ्ट है, मेरे पास, मैं अगर बना सकता हूँ तो बनेगा, बिकेगा भी, लेकिन इस तरह से कोई आर्ट Then you are not होता an नहीं है। आई एम नॉट। और मैं अभी इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं कोई कमीशन काम नहीं लिया। बहुत सारे सर आपके वर्क में तो आप कमीशन वर्कर भी नहीं, क्योंकि आपको अपनी अपनी क्रिएट तो Right. कभी आते हैं लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने ऐसी जगह है, इसमें हमको ये कलर का पेंटिंग चाहिए, ऐसा चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ भाई देखो, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है मुझे करना है वो मैं करके यहाँ रख दिया हूँ। इसमें से आपको अगर कोई अच्छा लगा तो आप अच्छा लगा और आपको लगता है कि भाई ये देख के आप खुश हो जाओगे, या आपको कुछ इससे लगता है, कोई कनेक्ट होता है, तो आप लेके जाइए। नहीं तो वो एक चीज़ बहुत सारी होती है। सर मैं बोलूँगी कि आप एक राइट एग्जांपल हो। जैसे लोग बोलते हैं कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो होते हैं, दे आर नॉट द आर्टिस्ट, ट्रेनिंग लो, ये करो, बट आपने जो मतलब आई थिंक कि आपकी जर्नी से मैं ये लाइन बोल सकती हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत मैटर करती है। भले आप सेल्फ टॉट हो या आपने ट्रेनिंग ली हो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे कि सर भी पानी में खुद कूदे थे तो तैरना सीखे, बिल्कुल। तो वैसे ही पानी में पहले आप लोगों को डूबना पड़ेगा, तो ही आप उस पर तैर के ऊपर आ सकते हो और उस पर सर्वाइव कर सकते हो। और आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट का जो स्केच बुक होता है जी, वही उसका क्या बोलते हैं, उसका पासपोर्ट रहता है। अगर आप स्केच बुक, अगर आपको कहीं किसी आर्टिस्ट का काम लेना हो तो उसका पहला स्केच बुक देखिए। अब आप देखिए इतना ज़रा ढेर सारा पड़ा हुआ है स्केच बुक से, कि वो जब तक आप काम नहीं करोगे अपना हाथ से, आप सोचोगे नहीं, तब तक आप कैनवस पे आके क्या करोगे। तो कहीं भी जाओ आपके साथ में आपका स्केचिंग होता ही है, होना चाहिए। तभी आपका दिमाग भी खुलता है, आपका नए कल्पना भी आती है, और फिर आपको जो बताना है, जो अंदर से जो है, वो आप बता सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। So then how Prakash Bal Joshi was as a journalist? हाँ, जर्नलिस्ट वो भी मैं ऐसा बना कि एक तो मैं स्कूल में था, तभी से मैं लिखता हूँ। वो 9th स्टैंडर्ड में था, तभी एक ऐसे कंपटीशन थी कि घर ते शाळा, घर से स्कूल तक, ये टॉपिक था। तो मुझे लगा यार आपने को लिखना चाहिए, तो मैं क्या बस घर से निकला, स्कूल तक गया, वापस आ गया, 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दिया, और मैं कुछ नहीं किया, जो देखा वो सब लिखा। लेकिन वो एक 300 वर्ड का एक पिक्चर बन गया। यानी वो जिस गांव में, छोटे गांव में मैं रहता था, इगतपुरी, वो पूरा इगतपुरी का पूरा नक्शा, इगतपुरी में रहने वाले लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ कैसे स्कूल तक पहुँचे, समय जो दिखाई दिया मुझे, वो सब उसमें आ गया। तो इस प्रकार से मैं पहले ही लिखता था। तो जब से मैं फिर BSc हो गया केमिस्ट्री में, फिर पता चला, मुझे लगा कि मुझे फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना है, वो मैं घुटन हो जाएगी मेरे को। तो मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं कुछ लिख पाऊँ, या कोई, यानी ज़्यादा करके मैं बचपन से मेरे को घूमने का बहुत शौक। अच्छा। एक शहर से दूसरे शहर जाना, वो एक ट्रैवलिंग, वहाँ पे नए लोग मिलते हैं, नया पूरा एक दर्शन मिलता है, नई संस्कृति भी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे जाते जाते मैं पुणे में था, तो वहाँ पे एक रानड़ इंस्टीट्यूट करके एक बोर्ड मुझे दिखाई दिया, गुप्ता पत्थर। तो मुझे ऐसा लगा यार ये अच्छा है, अपने को ये अगर लिखने का चांस मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ पे कोर्स किया, फिर पार्ट टाइम भी मैं काम करता था। लेकिन जब मैं काम करना शुरू किया पत्रकार के हैसियत से, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो फॉर्मूला लैंग्वेज है,
मीन्स यहाँ पे जैसे असे म्हणून ते पुढे म्हणाले, हाँ आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल या कि ऐसा पूरा वो फॉर्मेट में लिखना चाहिए तुमको वहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुमको लिखने का हाँ कोई ऐसा आप जो चाहिए वो नहीं लिख सकते, जो वे है वही लिखो। वही लिखना चाहिए, वो जो आपके सामने है, जो परिस्थिति है, जो घटना है, उसका ही वर्णन आपको करना है, और वो भी एकदम पूरा वो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में करना। तो लेकिन तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुका था, और फिर वही मैं कंटिन्यू किया। मैं बहुत साल फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में था 25 साल, उसके जी, पहले जी। भी मराठी अखबार में जैसे लोकमान्य तिलक का केसरी, उससे चालू किया था। तो वहाँ पे मुझे जो देखने को मिला एज ए जर्नलिस्ट, मुझे जहाँ एंट्री सब जगह मैं पूरे एकदम जीवन के तबके में जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे आदमी से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट तक मैं सबको मिल सका। यानी बहुत सारा जिसमें पूरा जीवन मुझे देखने को मिला, जीवन दर्शन, यानी हर प्रकार के लोग मैंने देखे। तो मुझे लगता है वो देखने के बाद जो मेरे अनुभव हुए, वो अनुभव से ही भी मेरा ये जो आर्ट का जर्नी था वो भी बहुत सारा एनरिच होगा, कि वो जो अनुभव थे, लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनको समझना, उनका कल्चर भी कैसा अलग है, खान पान कैसा अलग है, ये सब चीज़ें देखने को एक्सप्लोर कर सके। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये सब इसमें क्या मिनिमम ये है कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो वो जो मुझे देखता था वो दिखने को मिला, तो वो मैं शब्दों में भी लिखा। और मैं लिखते समय भी जो भी मैं क्रिएटिव राइटिंग किया हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं किया, मैं 40 साल में 40 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। अच्छा। और वो 40 शॉर्ट स्टोरीज ऐसी कि यानी जो मुझे देखने को मिल रहा था, तो 40 साल का पूरा नक्शा उसके सामने, ये समाज में कैसे परिवर्तन हो गए 40 साल में, वो पूरे वो सब उसमें आ गए। और उसका जो किताब जब निकला, तो किताब को बेस्ट लिटरेचर का अवार्ड मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और वही किताब आज उसका भाषांतर हिंदी में हो गया, गुजराती में हो गया, अच्छा, अंग्रेज़ी में हो गया, अभी फ्रेंच और मलयालम में उसका काम चल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पत्रकार रहा, लेकिन पत्रकार होते हुए भी मैं उसके आगे देखा, मैं कि सामने देख रहा, मैं कोई जैसे कि कोई इंदिरा गांधी देख रही है, इंदिरा गांधी से भी मिला हूँ। तो मैं जब देखता था, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, नेता है, लेकिन उसके भी पीछे वो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। तो उनको मैं सर्च करने का एक एज अ पर्सनालिटी कैसे हैं। और बचपन से मुझे पता नहीं, मैं जब कोई आदमी सामने आता है, तो जैसे कि एक्सरे होता है ना, उस टाइप का मेरा खुद का एक्सरे होता है कि कोई भी सामने आए तो मैं उसको स्क्रीन करता हूँ, मीन्स समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, दैट इज नीडेड। वैसे भी ये जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा सर विजनरी, तो सर इसीलिए कहा जाता है आपको विजनरी आर्टिस्ट, बिकॉज इतने सालों का आपका अनुभव है। तो वो तो मतलब ये चीज़ तो ऐसी है, इतना पास हो सके ना, किसी को सिखाई जा सकती है। दैट कम्स विद एक्सपीरियंस ओनली। सर मैं आपसे पूछूंगी, जैसे ये देखिए, ये मैं ना थोड़ा सा सेल्फिश वाला सवाल पूछ रही हूँ। एज ए जर्नलिस्ट आपने नोटिस किया होगा कि पहले आर्ट को बहुत प्रमोट किया जाता था न्यूज़पेपर्स में भी, विदाउट टेकिंग एनी मनी। अभी वो बहुत ही मोनेटाइज हो गया है कि लाइक दे नीड मनी फॉर पब्लिशिंग दी शोज गोइंग ऑन। और तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं इतने साल से देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बदलाव आ गए। मीन्स जी, मैं आपको अगर एक अगर उसका ये बताऊँ, तो जिस समय भारत ने अपने पूरे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज की, यानी हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया, तब तक की जर्नी और उसके बाद की जर्नी, तब तक हम ब्रिटिश पैटर्न पे चलते थे। राइट। तो कंजर्वेटिव थे, आर्ट लवर थे। आपको भी याद होगा कि पहले अखबार में किताबों के बारे में लिख के आता था, कविता आती थी, पेंटिंग्स के बारे में आता था, आर्टिस्ट के बारे में आता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते थे, हाँ, पढ़ते थे। अभी आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसके बाद में क्या हो गया ना, उसके बाद में पूरा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई। राइट। और नॉट ओनली इकोनॉमी, तो पूरा समाज बदल गया। मीन्स रेडिकल शिफ्ट इन द सोसाइटी इटसेल्फ। तो वी टर्न इनटू कंज्यूमरिस्ट। तो कंज्यूमर आप बनोगे, तो मार्केट आ गया। तो मार्केट आ गया तो खरीदने वाला आ गया और बेचने वाला आ गया। पहले तो ऐसा था, प्यार का मामला था। अगर मुझे किसी का पेंटिंग अच्छा लगा तो क्या कीमत है, उसकी कीमत बढ़ने वाली है, उसका मेरे को कोई था नहीं। ले लिया। लेकिन आज ऐसे कि लेने वाले भी सोचते हैं कि भाई इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका कोई वैल्यू है क्या नहीं इसमें। हाँ,
बढ़ेगा कि नहीं होगा, हाँ। वो तो अभी तो ये सब ऐसा है नहीं, पूरा ये तो प्रवाह एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, एक जतरा है। तो इसमें आपको तय करना है एज ए आर्टिस्ट कि तुमको इसमें शामिल होना है और फिर आगे जाके काम करना है, या आपको अपना काम करके छोड़ देना है, जो होना है देखा होता है। जाएगा। तो उसी काम को वैल्यू रहती है, वही काम आपके सामने आता है, क्योंकि उसमें वो जीवंत रहता है। मैं उसमें जो प्राण डाले हुए हैं, जो आर्टिस्ट काम करता है, राइट तो पूरा डिवोट होकर काम करता है, पूरा एक तल्लीन होकर काम करता है। राइट तो उसमें जो आप देखिए, आप कोई भी पेंटिंग देखिए तो आपको रियलिस्टिक हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या कोई भी उसका जनरे हो, लेकिन आपको समझता है कि भाई ये पेंटिंग कितने सही तरीके से बनाया है, कि कितना डिवोट होके, कितना आत्मीय तल्लीन होके बनाया है, वो समझता है। या तो कोई जो जिसको जिस प्रकार से बनाना है तो वो आर्टिफिशियली या बहुत सारा काम करके बनाया है, वो भी समझता है, समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है। तो सर जैसे अभी होता है, अभी जैसे कि सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है, आर्ट भी काफ़ी हद हाँ, तक बिल्कुल। कमर्शलाइज हो चुका है। तो जो नए नए आर्टिस्ट बनते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने कहा कि काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो फिर वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? कैनवस हो गया, कलर्स हो गया, तो व्हाट एडवाइस यू गिव देम बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशन एंड पैशन? नहीं, देखो पैशन तो अपनी जगह है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरा ये जो काम है, इतना आप पूछोगे मेरे को कि भाई आपको तो आर्ट वर्ल्ड से इतना कोई मेरा कनेक्ट था नहीं, लेकिन मैं इतनी जगह कैसे पहुँच गया? हाँ तो मैं जब से कंप्यूटर आ गया, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए साइंस तो इसलिए कंप्यूटर को मुझे अच्छा लगता था। पहले तो हम लोगों ने कंप्यूटर को विरोध किया था हाँ एज ए जर्नलिस्ट, हम लोगों ने विरोध किया था। हम लोगों ने कहा था कि भाई ये कंप्यूटर आएगा तो फिर हमारा क्या है, हमारी जॉब जाएगा, बहुत सारे लोगों का जॉब जाएगा। लेकिन बाद में हमने जब सोचा कि भाई कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो उसको तुम अगर विरोध करोगे तो आप अपनी जगह पर रहोगे, टेक्नोलॉजी तो रहने वाली है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करो और आगे जाओ। तो आज के तारीख में तो ऐसा है कि अभी आज का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाली आर्टिस्ट के लिए नहीं है, वो सब जगह है। मीन्स स्क्रिप्ट राइटर के लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है, सब लोगों के लिए है, क्योंकि वो स्पेशली द क्रिएटिव पीपल जो खुद से क्रिएट करके बनाते थे। तो अगर आप कुछ ऐसा नहीं करो कि जो AI नहीं कर सकता है, तब तक आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ट्रू ट्रू। तो आपको वो सोचना चाहिए। और दूसरा ऐसे कि पहले तो बहुत मुश्किल था, कुछ आपके पास था नहीं, आपको पता ही नहीं लगता था कि भाई यूरोप में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन से स्टूडियो में क्या हो रहा है, कौन सी गैलरी में कौन सा शो चल रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ बैठ के, मेरे हाथ में जो मोबाइल है, तो मोबाइल पे मैं सब देख सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, उनसे कनेक्ट भी हो सकता हूँ। लेकिन वो आपको करना चाहिए। अब मैं 96 से लेके अभी तक मैं रोज़ 1 घंटा कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आर्ट के लिए देता था। किस लिए कि भाई आर्ट में क्या चल रहा है, नया टॉपिक क्या है, कौन से इश्यूज़ है, कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसा है। फिर उसी दरम्यान फिर किसी आर्ट गैलरी से कनेक्ट हो जाओ, आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी प्रकार का काम कोई यूरोप में कर रहा है तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारा जो प्रवास है वो एक आगे चलता गया। आपने हमेशा लर्निंग वाला एक फिलॉसफी रखा। वो तो रखा हूँ मैं, आज भी वही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर जो नए आर्टिस्ट है उनको भी, अब उनको तो इतना सारा अवेलेबल है, जैसे कि अभी सोशल मीडिया है। तो पहले तो ऐसा था कि तुमने काम करा है, तुम्हारे स्टूडियो में रखा है, लेकिन जब तक आप एग्जिबिट नहीं करते तब तक लोगों को क्या पता चलता। लेकिन आज तो ऐसा है कि भाई तुम्हारे काम आपने किया हुआ है यहाँ, तो आप दुनिया को बता सकते हैं कि भाई इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ। और अगर उस काम में अगर लोगों को इंटरेस्ट है, उनको अच्छा लगता है, या उनको लगता है कि इसमें सही कुछ ये काम आर्टिस्ट कुछ कर रहा है, तो उसको समर्थन मिलना ही है, वो आगे जाने वाला ही है। लेकिन वो कोशिश भी करना ज़रूरी है। जो नए जो जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करोगे तो आप कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। When you started following your passion, तो कभी ऐसे हुआ कि आपको चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़े? जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसे होता है, अरे आप सेल्फ टॉट हो, अपने से कितना सीखोगे, ऐसा कुछ चैलेंजेस आए आपको? हाँ, वैसे बहुत सारे चैलेंजेस मेरे काम में चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन द सोसाइटी टू एक्सेप्ट मी एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि एक तो मैं बहुत हंसने के बाद, जैसे कि मेरे जो मेंटर है
के चारा उन्होंने बताया था कि भाई तुम पहले तुम रियाज करो, तुम प्रैक्टिस जी, करो, जी। तुम अपने आप को समझो, अपने आप खुद की स्टाइल डेवलप करो या जो भी जिस प्रकार से काम करना है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स रहे बाहर से, मेरे लिए नहीं थे। जैसे कि मैं पहले शो में मैं काम रखा था तो उसमें एक स्केच था और जो वो कागज़ था वो बहुत पुराना था, ओके। कहीं से तो फटा हुआ था। तो एक मैं जानता था उनको, तो वो आ गए और उन्होंने पूछा कि ये क्या मजाक है। बोले क्या मजाक है? बोले ये तो आप एग्जिबिट कर रहे हो और ये कागज़ फटा हुआ है और उसमें क्या निकाला है वो आप दिखा रहे हो। तो इस प्रकार से मुझे बहुत सारे ये आए कि भाई तुमको मालूम नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो फिर अगर कोई आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट के कम्युनिटी से मुझे कभी ये नहीं आया, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बाहर से जो दर्शक लोग हैं, हाँ। मुझे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। तो कभी कभी सेल्फ डाउट तो होता ही है, काम करते करते वो तो पार्ट ऑफ द क्या am I doing the right thing? हाँ मीन्स वो तो पार्ट ऑफ योर ओन आर्ट ट्रैवल। और जब तक आपके पास डाउट नहीं है और आपको लगता है कि भाई मैं तो सब आ गया, तो उस दिन ख़त्म हो गया। फिर आप उसके दिन आप नहीं, उसी दिन आपका यानी आर्टिस्ट का जो आपका रूप है वो ख़त्म हो गया। हाँ। आर्टिस्ट ऐसा होता है कि भाई तुम एक स्टेप से आगे स्टेप ऐसे चल रहे हो और तुमको मालूम नहीं कहाँ जाना है, कोई मंजिल ऐसी कोई तय नहीं है, लेकिन वो आपकी जर्नी जो है, वो जर्नी बहुत खूबसूरत है और वही आपको आगे लेके जाती है। और उसी से आप कुछ, और जब तक आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, और मिस्टेक करने की तो आपकी हिम्मत नहीं कि आपको लगता है कि नहीं मेरा हर काम एकदम बहुत सुंदर, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। Not possible. सर एक स्टेटमेंट है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं द आयरनी ऑफ आर्ट वर्ल्ड दैट आर्टिस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर ही डाइज, सो हाउ मच यू बिलीव ऑन दैट? नहीं, मैं तो बिलीव करता हूँ। मीन्स एक बार मैं लंदन गया था और एक गैलरी में वहाँ पे एक शो भी चल रहा था, तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि भाई मेरा भी काम है वो, अगर इस प्रकार से ये छोटी मोटी गैलरीज है यहाँ पे लगे, तो मैं वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी उसको पूछा कि भाई क्या प्रोसीजर आपके यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि ये जो काम आपको दिख रहा है ना, ये सब आर्टिस्ट दे आर नो मोर। तो बोले जब तक आर्टिस्ट जिंदा है तब तक हम लोग उसको एग्जिबिट नहीं करते। वो उनकी थियरी थी, जब तक आर्टिस्ट जिंदा है तब तक उनको हम हाथ नहीं लगाते हैं। और मरने के बाद क्या होता है, समझो आर्टिस्ट मरने के बाद तो ऐसा होता है कि समझो एक आर्टिस्ट ने 400 काम किए हुए तो फ्रीज हो गए 400, और अगर उसका नाम होता है तो 400 ही काम इधर उधर होता है ना। तो जो मार्केट, जैसा आप कह रहे थे कि मार्केट इकोनॉमी जो रही थी कि भाई डिमांड बहुत है, सप्लाई तो नहीं है, तो अपने आप उसकी कीमत, तो जब वो बेचारा मर जाता है तो अब उसकी कीमत अपने आप बढ़ती रही, अगर उसमें कुछ दम है या उसमें उसका कुछ नाम है, कुछ काम किया हो। वो तो आप तो देखिए, तो अभी जैसे कि अभी कितने आर्टिस्ट लोग ऐसे कि जो अपनी ज़िंदगी में जो जब काम कर रहे थे तो कोई काम वो सेल नहीं कर पाए, लेकिन वो जाने के बाद लेकिन किसी ने उनका काम आगे बढ़ाया, तो वही जी 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 सर, मतलब ये वो बात हो गई जैसे हम स्टोरी सुनते थे बचपन में कि अगर तुम ये पेड़ लगाओगे तो इसके आम कोई और खाएगा। तो वो सही है ना। अब ये हम लोग जो कर रहे हैं वो तो एक वी आर डॉक्यूमेंटिंग द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग कि आज का जो समाज है, मुझे जो दिख रहा है, जो भावना मेरे अंदर है, तो वो सब मैं इसमें निकाल रहा हूँ। तो ये सिम्बॉलिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो कि आज के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन और आने वाली पीढ़ी जो है 100 साल बाद, 200 साल बाद वो समझ पाएंगे, फिर समझेंगे कि भाई क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वो समझ पाएंगे। और वही होप होती है कि भाई मेरा काम समझो आज नहीं किसी को समझ में आ रहा है, कोई मेरा काम नहीं ले रहा है, आज नहीं भाई कल कोई ना कोई लेगा। और ज़रूर होता है कोई। That's true. कि वो रियलाइजेशन देर से होता है। हाँ, देर से होता है। और जैसे कि दूसरे बार एक मैं गया था, वो बैसल में गया था, तो बैसल में शो देख रहा था, वहाँ पे एक इटालियन गैलरी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सब देखा पूरा, तो बोले यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स है, अच्छा हाँ बाकी कोई है नहीं, कंटेम्प्रेरी कोई है नहीं काम करने वाला। तो बोला आपका आर्टिस्ट बनने के लिए, आप आर्टिस्ट है ये समाज में मानने के लिए कम से कम 40-50 साल लगते हैं।
उसके आगे चल के लोग आप काम देखते हैं, समझते हैं। हाँ, तो 40-50 साल तक आपको काम करना है और लोगों को दिखाना है, तभी आप लोग मानेंगे कि भाई काम ऐसा वैसा है करके। तो उतना पेशेंस भी होना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको लगता है कि आई एम परफेक्ट, मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ, मेरा वर्क प्रॉपर, मतलब सर यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी तक सर खुद कहते हैं कि मैं अभी तक लर्निंग मोड में ही हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे जो फलदार पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी वैसे ही होनी चाहिए। बराबर। सर हमारे टॉक शो का एक राउंड है जिसमें होता है रैपिड फायर राउंड, जहाँ आपने सोचना नहीं है, सिर्फ 1-2 शब्द में जवाब देना है फटाफट। हाँ, तो लेट मी ट्राई। कोशिश करूँगा मैं। सर आप अगर नहीं दे उस चीज़ का जवाब ना देना चाहें तो आप पास कह सकते हैं। वन वर्ड दैट डिफाइंस योर आर्ट स्टाइल। स्पॉन्टेनियस। ऑयल, एक्रिलिक और वाटर कलर, योर फॉरएवर चॉइस। ऑयल। A color you emotionally connect with the most. Blue, of course. Of course. Morning creativity or midnight inspiration? Brahma Muhurta. Early morning. Early morning. One artist who has deeply influenced you? Edward Monk. Edward Monk. Wow. Canvas or sketchbook? What feels your personal? Sketchbook. Of course. What inspires you more, nature or people? I don't find any difference. Man, I mean, people are also part of Part nature. of nature. One artwork you wish you had created yourself? Yet to come. Yet to come, true. Tea, coffee or silence while painting? Coffee. Okay. If your art could send one message to the world, what would it be? Be natural. Be natural, be organic. Yes. True. तो सर आप पूरे 10 मार्क्स से पास हो गए, आपने एक भी Thank आंसर को पास नहीं किया। Thank you so much. सर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आर्ट वर्ल्ड से भी हैं, थोड़े मेरे फैंस हैं जिन्हें मेरी रील्स पसंद हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं बहुत सारी मेरी मेमोरीज़ भी जागृत हो गई, और मेरा जो इतने साल का लंबा जो समय में लिखने का और पेंटिंग का जो प्रवास है उसको फिर से मैं ताज़ा महसूस किया और बात भी किया। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो पहला सवाल मुझे पूछा था, मुझे लगता है उस सवाल से ही मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम जो है वो दिल से बात करता है, वो सही बात करता है, और इसमें कोई दिखावा है तो होता नहीं है। इसलिए जैसा कि मेरा स्पॉन्टेनियस पेंटिंग होता है, उसी प्रकार से आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, और स्पॉन्टेनियस से मुझे जो लगा वो मैं आपको बताया। और मुझे लगता है कि आपका जो शो जो है वो इसी प्रकार से चलता रहे। थैंक यू सो मच सर, मेरा भी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंड सच्ची में हमारा ये ऑनर है कि सर इतने सारे काम करते हैं ना, मतलब इनका हम कब से आई थिंक सो हम लोग 6-7 महीने पहले से मिले हैं कि हम शो करेंगे, टॉक शो करना है, एंड सर ने फाइनली आज अपॉइंटमेंट दी, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप वो मेरे चेहरे पर महसूस देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो सर थैंक यू सो मच टू बी ऑन द शो, एंड हम इसी तरह से आप दुनिया को ब्लू रंगते रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस यस। This is Magic Moments with Anjali Arora, unfolding the passion journey.